नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। तो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बताने जा रही हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट बेटल्स हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आज मैं चेतिका शर्मा आपको इम्पोर्टेंट बेटल्स बताऊंगी और उनकी इंडियन हिस्ट्री भी बताऊंगी। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा फंटास्टिक और जबरदस्त। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास में, ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट बेटल्स का पता चल सके इंडियन हिस्ट्री के। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को तो जरूर ही जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बैटल है वो हुआ था BCE में, बिफोर कॉमन एरा में, 326। दिस बैटल इज बिटवीन, ये बैटल अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था इन हाइडेस्पास। कहां का बैटल है? बैटल ऑफ हाइडेस्पास। तो क्या आपको इसकी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता है? यस। तो क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? यस। अब मैं बात करूंगा अलेक्जेंडर और पोरस के बीच की बात। अलेक्जेंडर को सिकंदर भी बोलते हैं और यहाँ पर पोरस इंडियन राजा था, अलेक्जेंडर बाहर का था। अब मैं बात करूं अलेक्जेंडर और पोरस के युद्ध के बीच में, तो इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में, इस बैटलफील्ड में पोरस हार गया था। बट नहीं, हिस्ट्री में इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। इस युद्ध में वो अलेक्जेंडर जीत के भी हार चुका था, क्योंकि एक इसमें जो टाइम था युद्ध का, जो 8 घंटे का टाइम था, 8 घंटे में स्टार्टिंग में तो अलेक्जेंडर के सैनिकों ने पोरस के ऊपर भारी पड़े, बट 8 घंटे में, स्टार्टिंग के 4 घंटे के बाद पोरस अलेक्जेंडर के ऊपर भारी पड़ गया था। क्यों भारी पड़ गया था? क्योंकि पोरस के पास 300 हाथी थे जो युद्ध पद्धति के लिए तैयार किए गए थे। इसलिए अलेक्जेंडर जीत के भी इस युद्ध में हार गया था। दूसरा कारण मैं ये बता देता हूँ, पोरस और सिकंदर इतना लंबा चलता हुआ आ रहा था कि जिस देश को जीतते जीतते आ रहा था, उसके सैनिकों ने अलेक्जेंडर की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था। जब पोरस के साथ युद्ध हुआ था सिकंदर का, तब अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को 3 दिन के लिए बोल दिया था, मैं आपसे दूर रहूंगा, और अपनी कुटिया में चला गया था। लेकिन किसी भी सैनिक ने उसके पास जाकर बुलाया नहीं और बताया नहीं, इसलिए अलेक्जेंडर यहाँ पर हार गया था। और अलेक्जेंडर के सैनिकों ने यह बता दिया था कि हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो अलेक्जेंडर जीत के भी हार गया था। ठीक है। सेकंड, तो अगला बैटल है 261 में, बिफोर कॉमन एरा में हुआ था, और ये हुआ था 261 में, बिफोर कॉमन एरा में। तो ये बैटल अशोका और कलिंगा के बीच में हुआ था, कलिंगा के वॉर में। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। इस युद्ध के बाद, कलिंगा के युद्ध के बाद, अशोक ने संन्यास ले लिया था, क्योंकि इस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था। बच्चों की हत्या, बड़ों की हत्या, पशुओं की हत्या, जीव जंतुओं की हत्या हो गई थी। उसके बाद अशोक ने संन्यास ले लिया था। उसका मन कतरा गया था युद्ध करने के लिए, और ये कलिंगा का वार था। कलिंगा के वार के बाद अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था, और बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए, मतलब पूरे इंडिया में, चाइना में, अफगानिस्तान में उसके प्रचार के लिए बंदे भेजे गए थे, मतलब मोंग, जिसको बुद्धिस्ट बोलते हैं, वो बनाए थे। और अशोक राजा ने ही सड़कों का निर्माण करवाया था, और सड़कों के किनारे पर पेड़ लगवाए थे, और कुओं और बावड़ियों का भी निर्माण करवाया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो अगला युद्ध जो हुआ था वो एनो डोमिनी में हुआ था। ये बात चल रही थी BCE की, और ये बात आ गई है अब एनो डोमिनी की। एनो डोमिनी, एंड ये हुआ था बिफोर कॉमन एरा। तो अब अगर मैं एनो डोमिनी की बात करूं तो 712 में हुआ था ये वाला युद्ध, और ये इन्वेशन ऑफ सिंध और मोहम्मद बिन काजिम के बीच में हुआ था। तो अब इसकी इंडियन हिस्ट्री जान
जानते हैं। इसके इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। इन्वेंशन ऑफ सिंध के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 1191। तो ये बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है, इसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल मानते हैं। ये बैटल हुआ था 1191 में और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इस बैटल का क्या नाम है? बैटल ऑफ तराइन। और किसके बीच में हुआ था? सुल्तान मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ओके, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 1191 में युद्ध हुआ था तराइन, जो आजकल हरियाणा में तरावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा था और पृथ्वीराज जीता था। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया था, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, जहाँ पर भी युद्ध हुआ है दिल्ली के आजू बाजू हुआ, हरियाणा में दिल्ली में सोनीपत पानीपत का जो एरिया है ये बैटलफील्ड का एरिया है। और अगर मैं इससे भी पीछे की बात करूं तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हरियाणा में ही हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था। तो अब अगले युद्ध की बात करते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका भी नाम लिखा हुआ है द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो कि इसी से अगले साल हुआ था 1192 में। ये किसके बीच में हुआ था? सुल्तान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1192 एनो डोमिनी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सुल्तान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अब इसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। इस युद्ध में 1192 के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हारा था। उसके पीछे की बैक हिस्ट्री में बताता हूँ। इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को ये पता नहीं था कि 1 साल के अंदर ही गौरी इतनी सेना को लेकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। ठीक है, इसके हार के पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्यों हारा था इसमें पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में। वाई बीटेड क्यों हारा था? इसके पीछे का रीजन है कि जयचंद राठौड़ ने किसका साथ दिया था? मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। क्योंकि इसमें यहाँ पर ये बात शुरू हो जाती है, घर का वैद्य लंका ढाए। अगर युद्ध की बात करें तो ये युद्ध इसी से रिलेटेड है। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन वो एक दूसरे से जुड़े हैं, और जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन है वो 1194 में जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज, उससे जुड़ा हुआ है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। 1194 में ये बैटल हुआ था और किसके बीच में हुआ था? सुल्तान मोहम्मद गौरी एंड जयचंद के बीच में, जयचंद ऑफ कन्नौज। अब इसके बारे में मैं बात करता हूँ। अब मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान के पिताजी की और जयचंद चौहान के पिताजी की। तो इन्होंने अजमेर में एक साथ युद्ध लड़ा था, पृथ्वीराज चौहान के फादर ने और जयचंद के फादर ने। कोई बात नहीं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जयचंद की लड़की के साथ स्वयंवर कर लिया, जबरदस्ती उठा लाया था। यहाँ पर ये काला दिन के नाम से जाना जाता है। काला दिन इतिहास में भारत के लिए सबसे काला दिन माना जाता है 1192 का युद्ध। इसमें जयचंद ने उसका बदला लेने के लिए गौरी का साथ दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान हारा। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में नीला तोता भर दिया था और लोहे की गर्म सलाखें डाल दी थी, आंखों में सलाई डाल दी थी, जिससे उसकी आंखें फूट गई थी। उसके बाद अब इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया और अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद मैं बात करता हूँ, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान ले गया था और अफगानिस्तान में फिर भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी नहीं मार पाया था। पृथ्वीराज चौहान ने राजकवि चंद्र बलदाई की खंजर मारा था और चंद्र बलदाई ने पृथ्वीराज को खंजर मारा था, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये और बता देता हूं मैं, शेर सिंह राणा जो भी अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी की मजार बनी है उसके पास ही पृथ्वीराज की अस्थियों को गाड़ा हुआ था, और जो भी कोई दर्शन करने के जाता था तो 4 जूते या चप्पल मारता था उसके जहाँ पर पृथ्वीराज को दफना गाड़ा हुआ था।
मतलब शेर सिंह राणा एक बहादुरी का परिचय देते हुए पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत में लेके आया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बैटलफील्ड की। तो नेक्स्ट बैटल है 1526, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब? एडी में। एडी में कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर की बहुत ज्यादा बड़ी सेना थी और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को अपने मुंह की खानी पड़ी थी। नेक्स्ट, तो आपकी एक उसके लिए बता देती हूँ कि अभी तक बाबर ने जितने भी ये 4 युद्ध लड़े थे, उन चारों युद्धों में बाबर विजय रहा था। नेक्स्ट है 1527, द बैटल ऑफ खनवा। ये किसके बीच में हुआ था? 1527 को हुआ था। और बैटल ऑफ खनवा ये किसके बीच में हुआ था? बाबर एंड राणा सांगा। इस युद्ध में राणा सांगा के हाथ कटने के बावजूद भी राणा सांगा ने युद्ध लड़ा था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था। हाथ कटने के बावजूद भी राणा सांगा ने बाबर के साथ लड़ाई जारी रखी थी। नेक्स्ट 1529, द बैटल ऑफ घाघरा। तो इस बैटल में बाबर और अफगान्स के बीच में युद्ध लड़ा गया। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो 1526 में हुआ, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, उसमें भी बाबर विजय था, मतलब बाबर जीत गया था। फिर 1527 में जो बैटल ऑफ खनवा का युद्ध हुआ था, उसमें भी बाबर जीत गया था। और जब फिर दोबारा 1529 में अब बैटल ऑफ घाघरा हुआ, तो बाबर और अफगान्स के बीच में हुआ था, उसमें भी बाबर जीत गया था। नेक्स्ट 1539, द बैटल ऑफ चौसा। ये किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1539 एनो डोमिनी में। किसका युद्ध है? बैटल ऑफ चौसा है और शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में हुआ था। अब मैं इसको एक ट्रिक्स बताता हूँ, इसको कैसे याद करना। बैटल ऑफ खनवा, खनवा को हम मानते हैं हरियाणा में इसको पगड़ी बोलते, खंडवा भी बोलते हैं। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो, बैटल ऑफ खंडवा। खंडवा के नाम से खंडवा, हरियाणा में जो ऊपर पगड़ी बांधते हैं उसको खंडवा बोलते हैं। किसके बीच में? बाबर एंड राणा सांगा के बीच में हुआ। बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा आप समझते हो हरियाणा में प्राचीन काल में घाघरा पहनती थी लेडीज, उसके नाम से आप याद कर सकते हो। किसके बीच में हुआ? बाबर एंड अफगान के बीच में। अब बैटल ऑफ चौसा, चौसा को आम की एक प्रजाति होती है, मतलब जिसका नाम होता है चौसा। तो इसको याद करने की एक और भी चीज है, आपको सिर्फ ये 3 नाम याद रखने हैं, बाकी आप तीनों नामों में बाबर का यूज कर सकते हो। बाबर इनमें था, तो आपको ये तीनों नाम बाबर के नाम से याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बैटल था 1539, बैटल ऑफ चौसा, शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। नेक्स्ट, अब अगला युद्ध है 1540 में जो हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज, और इसको बिलिग्रिम के नाम से भी जाना जाता है। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, और शेरशाह सूरी ने फोर्स किया था हुमायूं को टू फ्ली, फोर्स्ड हिम टू फ्ली, उसे भाग जाने के लिए फोर्स किया था। नेक्स्ट इज 1556. It is an important battle, the second battle of पानीपत. It is between, ये किसके बीच में होता? बैरम खान एंड हेमू। किसके बीच में होता? बैरम खान एंड हेमू। कब हुआ था? 1556 में। इस युद्ध की बात करता हूं मैं, तो बैरम खां अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, और इस युद्ध में बैरम खां जीता था, मतलब अकबर जीता था, और हुमायूं हारा, हेमू हारा था। अब मैं नेक्स्ट बैटल की बात करता हूं चेतिका। नेक्स्ट बैटल है 1576 में हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का। तो ये कब 1576 में हुआ था? क्या है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप एंड अकबर।
अकबर, किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप एंड अकबर। तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। अब मैं इस युद्ध के बारे में जो इंडिया से है उसको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं इस युद्ध के बारे में बिल्कुल खोल के बताऊंगा। 1576 ईस्वी में युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। किसके बीच में हुआ? महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच में हुआ। युद्ध से पहले की प्रतिक्रियाएं बताता हूं मैं। अकबर ने तकरीबन सारे इंडिया पर कब्जा कर लिया था, राजस्थान को छोड़ के। तो सबसे पहले अकबर महाराणा प्रताप के दरबार में भेजता मानसिंह को, जो भगवत मान का बेटा है मानसिंह, और जो 32 साल का था। और इस युद्ध में वो मतलब इंडिपेंडेंट युद्ध लड़ा था मानसिंह ने, भगवत मान का बेटा था। सबसे पहले मानसिंह को भेजता है महाराणा प्रताप के दरबार में कि आप मतलब अपनी हार स्वीकार कर लो, अकबर के सामने घुटने टेक दो। तो महाराणा प्रताप ये बात बोलता है, मतलब ये मानसिंह बोलता है महाराणा प्रताप के दरबार में। बट महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह जाता है मानसिंह से मिलने के लिए। तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग से प्रतिक्रिया, अगर राजा आएगा तो राजा मिलेगा, और राजकुमार आएगा तो राजकुमार मिलेगा, अगर वित्त मंत्री आएगा तो वित्त मंत्री मिलेगा। सपोज करो अब थोड़े दिन पहले चाइना का कोई भी मंत्री आया था, तो वो बोला उससे मिलवा दो, वित्त मंत्री आया था कि नरेंद्र मोदी से मिलवा दो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि वित्त मंत्री आया तो वित्त मंत्री ही मिलेगा। अगर प्रधानमंत्री आता या राष्ट्रपति आता, मतलब चाइना में राष्ट्रपति होता है, इंडिया में प्रधानमंत्री मतलब वीटो पावर होता है, सबसे ताकतवर चीज होती है, तो वो मिलता, मतलब सेम पावर से ही मिलेगी। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप नहीं आया तो मानसिंह आया। मानसिंह को महाराणा प्रताप ने भेज दिया अमर सिंह को मानसिंह से मिलने के लिए। तो अमर सिंह ने यहाँ पर मानसिंह की इज्जत नहीं की, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ। तो यहाँ से मानसिंह को मुंह की खानी पड़ी, और आग बबूला होते ही हुए अकबर के दरबार में चला गया और बोला मेरे को आज ही सेना दे दो और मैं आज ही चढ़ाई करूंगा महाराणा प्रताप मतलब हल्दी घाटी मेवाड़ के ऊपर। अकबर ने सूझबूझ से काम लिया, बोले रुको। उसके बाद भगवंत दास जो मानसिंह का पिताजी था इसको भेजा। तो महाराणा प्रताप ने बोल दिया कि हम मुगलों के झंडे के नीचे अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे। आप अगर युद्ध लड़ते हो तो आपके ध्वज के नीचे हम लड़ाई नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अब अकबर का मंत्री था टोडरमल। अकबर अब टोडरमल को भेजता महाराणा प्रताप के दरबार में। तो वहां भी महाराणा प्रताप का मंत्री मिला, क्योंकि अकबर भी मंत्री था, टोडरमल भी मंत्री था। तो मतलब महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि हम हार स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो युद्ध करेंगे। अब मैं बात करता हूं, इस युद्ध में अकबर के पास 1.25 लाख सैनिक थे, 1.25 लाख सैनिक थे, और महाराणा प्रताप के पास ओनली 20,000। सबसे सोचने वाली बात है इंडियन हिस्ट्री में 20,000 कहां और कहां 1.25 लाख, क्योंकि अकबर के पास तो सैनिक इसलिए ज्यादा थे क्योंकि उसने पूरे नॉर्थ मतलब राजस्थान को छोड़ के पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। कोई बात नहीं। अब 20,000 को 1.25 लाख से टक्कर लेना मुमकिन नहीं है। महाराणा प्रताप ने प्लान बनाया कि युद्ध लड़ेंगे तो हल्दी घाटी में लड़ेंगे। हल्दी घाटी एक दर्रा है, दर्रा जो दोनों साइडों से पहाड़ है और बीच में एक दर्रा है। दूसरी बात, अकबर के सैनिक इतने परफेक्ट नहीं थे, महाराणा प्रताप के सैनिक बिल्कुल परफेक्ट थे, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना में तो भीड़ सबसे ज्यादा सैनिक थे, और वो परफेक्ट होते हैं मतलब तलवार चलाने में, तीर चलाने में, और पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी तो आजीवन दिनचर्या इसी पर बीतती है। इस युद्ध में इतिहासकार बताते हैं कि अकबर के सैनिक 16 किलोमीटर भाग गए थे। महाराणा प्रताप के सैनिकों को देखकर 16 किलोमीटर भाग गए थे, और जो ग्राउंड आ गया था, ग्राउंड में किसी अकबर के सेनापति ने कहा अकबर और सेना लेके आ रहा, तब सैनिकों में साहस हुआ, तब लड़ाई लड़ी। बट इस लड़ाई में इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप की हार हुई, बट महाराणा प्रताप की हाँ जीत हुई है। इतिहास में कुछ भी लिखा गया, हमारी इंडियन हिस्ट्री को दबाया गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हो जाती। अब हम बात करते हैं कहाँ पर कि 16 किलोमीटर बैक भाग गए और इतना नरसंहार कर दिया। और यहाँ पर फिर दूसरी बात यह है कि राजस्थान के जो
सैनिक थे महाराणा प्रताप के 7-7 फुट के थे, इन्फेंट्री के जो जवान होते हैं जो युद्ध में सबसे आगे चलते हैं। और अकबर के पास हथियार भी बहुत ज़्यादा थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास ज़्यादा हथियार नहीं थे। नहीं उसको कोई सहयोग करने वाला था। सहयोग करने वाले इसलिए नहीं थे, जो सहयोग करता था उसी को अकबर चढ़ाई कर देता था। फिर कुछ राजाओं ने संधि कर ली अकबर के साथ कि हम महाराणा उनकी हार स्वीकार कर ली, और उन्होंने अकबर ने बोल दिया कि महाराणा प्रताप की सहायता नहीं करोगे। बट राजाओं ने उनकी सहायता की, उनके साथ संधि भी कर ली, क्योंकि उनको ये पता था इतने पूरे राजस्थान में सैनिक नहीं है, इतने अकबर के पास अकेले के पास है। सभी राजाओं के पास जो राजस्थान में जो मेवाड़ के पास थे उनके पास किसी के पास 10,000 किसी के पास 20,000 सैनिक थे। बट उन्होंने प्लान कर लिया कि अकबर के साथ लड़ाई तो जारी रखेंगे बट लड़ाई का ऐलान नहीं करेंगे हम। जैसे किसी दूसरे राजा पे अटैक कर दिया तो उसके सैनिकों को मार देना, उसके वस्त्रों को मतलब खाद्य वस्त्रों को खोस लेना, सैनिकों मतलब जो टुकड़ी जा रही उनसे हथियार खोस लेना, ये काम कर देने उन्होंने। अभी इस युद्ध की बात कर लेते हैं। इस युद्ध में अकबर के सैनिक इतने डर गए थे कि महाराणा प्रताप के सैनिक आपको छोड़ेंगे नहीं। तो किसी रात को ऐसा इतिहासकार बताते हैं, एक जगह है उस जगह पे सैनिकों ने पहले दीवार चुनी कि दीवार के महाराणा प्रताप के सैनिक हमें मारना थे, उससे रात गुजारने के लिए दीवार चुनी कि महाराणा प्रताप के सैनिक हमें मारना थे। उसके बाद महाराणा प्रताप का एरिया था, भीलों का एरिया था। जैसे अकबर की टुकड़ियाँ जाती उनके ऊपर भीड़ हमला कर देते, उनका राशन और सामान छीन लेते, क्योंकि जो 1.25 लाख सैनिकों को लेके चले गए तो कुछ सैनिक या खाद्य पदार्थ वाले गधे घोड़े जो भी लेके चलता है राजा, जिनमें सामान होता है वो पीछे रहेंगे, उन पे भील आक्रमण कर देते, उनका सामान छीन लेते। 1585 के बाद अकबर ने हर जगह लड़ाई कर ली, हर जगह युद्ध जीत गया, बट राजस्थान पे नहीं अटैक किया उसने। क्यों नहीं किया? क्योंकि राजस्थान में मेवाड़ के साथ लगते राजाओं ने संधि कर ली थी अपने आप में, मतलब एक दूसरे का सहयोग देना शुरू कर दिया था। दूसरा, उन्होंने लड़ाई का ऐलान नहीं किया, लड़ाई लड़ी बट टुकड़ियों में लड़ी। इससे भी तो इसलिए ये 1576 का युद्ध, दूसरा महाराणा प्रताप को सबसे बड़ा लॉस ये हो गया था कि मानसिंह इस युद्ध का इंडिपेंडेंट सेनापति था, खुद लड़ रहा था। मानसिंह हाथी पे बैठा हुआ था और हाथी के सूंड के अंदर मानसिंह ने कोई तलवार लगाई हुई थी, जिससे चेतक के अगले पैरों के नीचे का हिस्सा कट गया था। मतलब चेतक के पैरों में जख्म हो गया था और चेतक चल नहीं सकता था। इसलिए और जैसे तैसे करके महाराणा प्रताप चेतक को उस युद्ध से निकाल रहे। और ऐसा मानते हैं कि इतिहासकार 32 फुट का दर्रा कूद गया था चेतक, कोई 22 फुट का बताता लेकिन कोई 32 फुट का। और चेतक की आज भी समाधि है। महाराणा प्रताप बहुत ज़्यादा रोए थे कि महाराणा प्रताप चेतक को अपने बेटे से भी ज़्यादा मानते थे। इस युद्ध में इतिहासकार बताते कि महाराणा प्रताप की हार हुई थी, बट हम ये मानते महाराणा प्रताप की इस युद्ध में जीत हुई थी। 20,000 सैनिकों का 1.25 लाख से मुकाबला, फिर भी डर के 16 किलोमीटर भाग जाना, एक बहादुरी की मिसाल है इंडियन हिस्ट्री में। तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे, बट इतिहासकार उनके मतलब कोई विडंबना लगा लो, कुछ भी लगा लो, इतिहासकार इसमें महाराणा प्रताप को हारा हुआ मानते हैं, बट हम इस चीज को नहीं मानते। नेक्स्ट अगला हुआ था 1615 में बैटल बिटवीन जहांगीर एंड राणा अमर सिंह। अब जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमर सिंह हार गया था। नेक्स्ट इज 1649 the battle is of Kandahar, the battle of Kandahar lost Persia is as आप लैंग्वेज मान सकते हैं, जो पर्शियन लैंग्वेज होती है जिसका आप जानते हैं, उसका जो नाम है उसको हम पर्शिया भी बोल सकते हो, पर्शियन भी बोल सकते हैं। कंधार के युद्ध में पर्शिया मुगलों के हाथों से निकल गया था। अभी जो पर्शिया है मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। पर्शियन एक लैंग्वेज है और पर्शिया एक जगह है। कंधार लॉस्ट पर्शिया बाय मुगल्स। नेक्स्ट 1658 बैटल ऑफ धर्मत्ता।
जो कि बैटल मतलब के जो बैटल था वो धर्मत्ता और समूहघर के बीच में हुआ था। ये बैटल इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इसका पता है कि धर्मत्ता और समूहगुप्ता के बीच में समूहघर के बीच में हुआ था। समूहघर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट 1665 राजा जय सिंह डिफीटेड शिवाजी। इस युद्ध में 1665 में राजा जय सिंह ने किसको हरा दिया था? शिवाजी को हरा दिया था। नेक्स्ट 1708 बैटल ऑफ खेद साहू डिफीटेड ताराबाई। इस युद्ध में साहू ने डिफीट किया था ताराबाई को। नेक्स्ट तो एक बार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बैटल है, 1708 में हुआ था, 1708 में हुआ था बैटल ऑफ खेद साहू डिफीटेड ताराबाई। नेक्स्ट 1737 बैटल ऑफ भोपाल बाजीराव डिफीटेड मोहम्मद शाह। तो अब ये युद्ध है 1737 में हुआ था, एनो डोमिनी में 1737 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ, क्या नाम है इस बैटल का? बैटल ऑफ भोपाल। किसके बीच में हुआ था? बाजीराव और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। ओके। इस युद्ध में बाजीराव आपने फिल्म भी देखी होगी, और बाजीराव रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, जो आज भी भोपाल में एक लास्ट राजा बचा हुआ बाजीराव। और आप फिलहाल एक महीने पहले ही मतलब रानी लक्ष्मीबाई महल के ऊपर मतलब यूपी गवर्नमेंट, भोपाल एमपी गवर्नमेंट ने उसको मतलब पंजा चला दिया था, जेसीबी चला दी थी, उस महल को गिरा दिया गया है, और वहाँ का राजा का वंशज अभी भी है। नेक्स्ट युद्ध है 1739 में हुआ था, जो कि बैटल ऑफ करनाल। इसका नाम क्या है? बैटल ऑफ करनाल। कब हुआ था? एनो डोमिनी में। कब? 1739 एनो डोमिनी। बैटल ऑफ करनाल निदर शाह जो थे एंड मोहम्मद शाह के बीच में ये हुआ करनाल। था। अब मैं बात करता हूँ करनाल हरियाणा में, जिसका नाम कर्ण के नाम से, दानवीर कर्ण के नाम से पड़ा होता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। किसके बीच में? निदर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट इज 1760। तो अब ये बैटल है बैटल ऑफ वनडिवश। तो ये एक ऐसा बैटल है जिसमें बहुत सारे, हम किसी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे पर्सन्स मतलब बहुत सारे पीपल का एक ग्रुप है, तो एक समूह है। तो मैं बता दूं, बैटल ऑफ वनडिवश बिटवीन इंग्लिश फोर्सेस मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल एंड फ्रेंच फोर्सेस। अब इस युद्ध के बारे में बताता हूँ। क्या किसके बीच में हुआ? इंग्लिश एंड फ्रांस फोर्स के बीच में। क्यों हुआ? अब हिस्ट्री थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और पुर्तगाली भी आ गए थे, मतलब फ्रांसीस में आ गए थे। तो ये युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में कौन जीता? इस युद्ध में अंग्रेज जीते, क्योंकि अंग्रेजों के पास सेना ज़्यादा थी और फ्रांसियों के पास सेना कम थी इस युद्ध में। और मतलब 1600 ईस्वी के बाद वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, जिसने अपना प्रभुत्व इंडिया पे जमाना शुरू कर दिया था। और ये 1600 ईस्वी के बाद मतलब भारत का काला दिन शुरू हो गया था, क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी, जबकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सोना और चांदी भारत में ही था। और भारत उस समय विकसित था, परंतु छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और आपस में राजाओं की अनबन रहती थी, एक दूसरे के साथ मारकाट चलती थी। इससे जनता भी बहुत दुखी थी, इसलिए जनता ने 1600 ईस्वी में राजाओं का साथ नहीं दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। इवन क्या भारत आज़ाद होने के बावजूद भी फ्रांस का गोवा के ऊपर अधिकार था, बाद में आज़ाद हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो और आपको इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड्स के बारे में पता चला हो और आप
आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे हो और अगर आपको ये सारे बैटलफील्ड्स की इंडियन हिस्ट्री समझ में आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टाटा।